सभी को नमस्कार। ज्योग्राफिकल पिवट प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। ये प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि विशेष तौर पे डेडिकेटेड है ज्योग्राफिकल टीचिंग और लर्निंग के लिए। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है जनसंख्या के तत्व एवं चारित्रिक विशेषताएं, कंपोनेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो पहले ये डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए, हमें ये अंतर समझ लेना चाहिए कि कंपोनेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या भिन्नताएं हैं, जनसंख्या के तत्व से हमारा क्या अभिप्राय है और जनसंख्या की चारित्रिक विशेषताओं से हमारा क्या अभिप्राय है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के आकार को जो प्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं वो जनसंख्या के तत्व कहलाते हैं, और उसके अतिरिक्त जितने भी दूसरे वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल किए जाते हैं। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या किसी निश्चित समय पर कुछ भी हो, यदि उस जनसंख्या में कोई भी व्यक्ति जुड़ता है या कम होता है तो जनसंख्या का आकार उससे प्रभावित होता है। और हम जानते हैं कि प्रत्यक्षतः यह प्रभाव जो है वो 3 तत्वों से देखने को मिलता है, और वो है मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवास। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में यदि कोई एक नया बच्चा जन्म लेता है तो जनसंख्या के आकार में एक व्यक्ति की बढ़ोतरी होती है। यदि किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो एक व्यक्ति जो है वो जनसंख्या के आकार में से घट जाता है। इसी प्रकार प्रवास को यदि हम देखें, यदि कोई व्यक्ति क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाकर स्थायी रूप से बस जाता है तो फिर जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वहां पर एक व्यक्ति कम हो जाता है, जनसंख्या के आकार में एक व्यक्ति की कमी हो जाती है। और यदि किसी अन्यत्र स्थान से जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उस क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति आकर स्थायी तौर पे बस जाता है तो एक व्यक्ति की बढ़ोतरी हो जाती है। अभी तक हमने जितनी भी बातें करी है ये सीधे तौर पे प्रत्यक्ष रूप से किसी क्षेत्र की जनसंख्या के आकार को प्रभावित करते हैं, और यही कारण है कि हम इनको जनसंख्या के तत्व के रूप में जानते हैं। इसके अलावा जितने भी अन्य जो वेरिएबल्स है, आप लिंगानुपात को ले लीजिए, साक्षरता को ले लीजिए, शिक्षा के स्तर को ले लीजिए, कास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लीजिए, रिलीजियन के फैक्टर को ले लीजिए, लिंगानुपात को ले लीजिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो सीधे तौर पे जनसंख्या को और उसके आकार को प्रभावित नहीं करते, अप्रत्यक्ष रूप से वो जनसंख्या के आकार को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो जनसंख्या के 3 तत्व जिनकी हमने बात की, मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवास, इसके अलावा जितने भी दूसरे वेरिएबल्स हैं उन सब को हम कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल करते हैं, जनसंख्या की चारित्रिक विशेषताओं में शामिल करते हैं। देखिए, जब हम जनसंख्या के तत्व की बात करते हैं और उसकी चारित्रिक विशेषताओं की बात करते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम इनका अध्ययन क्यों करें। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की दशा और दिशा, इन दोनों का निर्धारण इन्हीं तत्वों और चारित्रिक विशेषताओं से होता है। यही कारण है कि हमें इनकी समझ होनी जरूरी है और हमें किसी भी क्षेत्र में इनके चाल का आभास होना जरूरी है कि किस ट्रेंड के साथ ये बदल रहे हैं, क्योंकि उसी से उस क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो किस दशा में होगी, आने वाले समय में वहाँ किस तरह के परिवर्तन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उन सब का अनुमान लगाया जाता है। तो जनसंख्या की दशा और दिशा दोनों के ज्ञान के लिए हमें जनसंख्या के तत्व और चारित्रिक विशेषताओं का ज्ञान होना जरूरी है। अब देखिए, जब हम जनसंख्या के तत्व की बात करें, जैसा अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि इसमें हम इन 3 को शामिल करते हैं। पहला है जन्म दर, है ना। जन्म दर से तात्पर्य, जैसा अभी हमने बात की थी कि किसी भी क्षेत्र में यदि कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो जनसंख्या के आकार में एक व्यक्ति जुड़ जाता है। इसी प्रकार मृत्यु दर, क्योंकि मृत्यु की घटना यदि होती है तो जनसंख्या के आकार में एक व्यक्ति की कमी आती है। और प्रवास जो है उसको 2 तरफा देखा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति क्षेत्र छोड़कर बाहर गया है तो जिस क्षेत्र से गया है उस क्षेत्र में एक व्यक्ति
की कमी दर्ज होगी और जिस क्षेत्र में वो स्थायी रूप से जाकर बसा है वहां एक व्यक्ति की बढ़ोतरी हो जाएगी। और ये तीनों के तीनों जनसंख्या के आकार को सीधे तौर पे प्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं, इसीलिए हम इन्हें पॉपुलेशन कंपोनेंट्स या जनसंख्या के तत्व के रूप में जानते हैं। अब इसको समझने के लिए हम आधारभूत जनांकिकीय समीकरण की बात करते हैं, बेसिक डेमोग्राफिक इक्वेशन की बात करते हैं। अब बेसिक डेमोग्राफिक इक्वेशन सीधे तौर पे किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के आकार से संबंधित है और अभी आप देखेंगे कि इसमें हम जिन एस्पेक्ट्स की बात करेंगे वो सीधे तौर पे जनसंख्या के तत्वों के रूप में पहचान रखते हैं। देखिए, जब हम जनसंख्या के आधारभूत जनांकिकीय समीकरण की बात करते हैं, बेसिक डेमोग्राफिक इक्वेशन की बात करते हैं, तो उससे हमारा अभिप्राय क्या है? आधारभूत जनांकिकीय समीकरण समय के साथ जनसंख्या में बदलाव को दर्शाने का सबसे आधारभूत और सरलतम तरीका है। इसे कहते हैं हम लोग आधारभूत जनांकिकीय समीकरण या बेसिक डेमोग्राफिक इक्वेशन। अब इसको हम समझते हैं कि समीकरण में इसको कैसे दर्शाते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जो है, मान लीजिए कि वो जनसंख्या हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसको P2 के रूप में लेते हैं। ठीक है, P2 जो है वो क्या होगी, क्योंकि P2 बेसिकली P1 और P2, ये 1 और 2 जो है ये समय के संदर्भ हैं। ठीक है, और P यहां जनसंख्या को संबोधित कर रहा है। तो P1 और P2 किन्हीं दो संदर्भ समय बिंदुओं में जनसंख्या का आकार है। तो जब हम P2 की बात कर रहे हैं, है ना, अर्थात यदि हम कहें कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है, तो हमारे पास में एक तो उस क्षेत्र की जनसंख्या पहले से है, किसी भी समय पर जो जनसंख्या ली गई थी, जैसे मान लो हम 2025 में किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की, जैसे दिल्ली की जनसंख्या की बात करें, है ना, तो हम 2025 में दिल्ली की जनसंख्या को हम आकलित करना चाहते हैं तो उसको P2 के रूप में लेंगे। हमारे पास में अभी जनसंख्या कौन सी उपलब्ध है? हमारे पास में इस समय जो आंकड़े उपलब्ध हैं वो 2011 का सेंसस है, तो उसकी जनसंख्या को हम यहां P1 के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम उसके अंदर 2011 से लेके और 25 तक जितने भी वहां पर जन्म हुए हैं, है ना, उनकी संख्या लेंगे, बर्थ्स की संख्या लेंगे। उसमें से हम घटा देंगे किसको? जितने लोगों की मृत्यु हुई है, और फिर उसमें हम जोड़ेंगे उन लोगों को जो बाहर से आकर उस क्षेत्र में बसे हैं। यदि हम एक राजनीतिक इकाई को आधार के रूप में लें और उसका अध्ययन कर रहे हों तो उसमें हम इमिग्रेंट्स को शामिल करेंगे। ध्यान रखना, ये जो शब्दावली है इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स, ये शब्दावली अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के संदर्भ में यूज की जाती है। ठीक है, और हम उसमें से घटा देंगे एमिग्रेंट्स की संख्या को। एमिग्रेंट्स मतलब जो छोड़ के बाहर चले गए। ठीक है, तो इस यदि समीकरण को हम यदि दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो ये केवल हमारा इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है वो भारत का एक भाग है। ठीक है, हम यदि पूरे भारत की बात करें, देश को एक इकाई के रूप में लें, तब हम यहां इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट शब्दावली यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी समझ होनी चाहिए। तो बेसिकली आप यहां पर देख रहे हो कि तीन तत्व यहां पर सामने आए, एक बर्थ्स, दूसरा डेथ्स और तीसरा प्रवास। ये दोनों के दोनों प्रवास से संबंधित है। ये तीन चीजें हमारे सामने आई है और ये तीनों ही जनसंख्या के आकार को सीधे तौर पे प्रभावित कर रहे हैं। और यही कारण है कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास को हम जनसंख्या के तत्वों के रूप में देखते हैं। अब देखिए, यहां पर आपसे एक सेकंड, ये देखिए, यहां पर हम यदि इस इक्वेशन की बात करें तो ये जो हमारा P2 है, ठीक है, ये जो हमारा P2 है, ये
किसी क्षेत्र की जनसंख्या है जिसे हम ज्ञात करना चाहते हैं। ये हमारे पास में पहले से किसी क्षेत्र की संदर्भ जनसंख्या है। बी जो है, बी ये क्या है, कुल जन्मे बच्चों की संख्या। यहां बर्थ्स कितनी हुई है उस पीरियड में जिस पीरियड को हमने अध्ययन के लिए चुना है। डी जो है ये डेथ के लिए है, कुल मरने वालों की संख्या। और आई जो है ये अप्रवासितों की संख्या है जो अन्य क्षेत्रों से आकर वहां पर बसे हैं। और ई जो है ये उन व्यक्तियों की संख्या है जो क्षेत्र से बाहर जाकर अन्यत्र स्थायी रूप से बस गए हैं। तो ये बेसिक डेमोग्राफिक इक्वेशन है जिससे हम किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का किसी निश्चित समय में आकार पता कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि आप ये देखोगे कि उसमें वैसे कोई भी अंतर नहीं आने वाला, लेकिन इसी इक्वेशन को हम एक और तरीके से भी प्रस्तुत कर सकते हैं और वो तरीका है ये। यहां पर ये जो हमने शब्दावली यूज की है P1 और P2, ठीक है, इनका मीनिंग सेम है। ये P2 जो है ये किसी संदर्भ की जनसंख्या, किसी समय संदर्भ की जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये पहले से उस क्षेत्र की किसी निश्चित समय पर जो जनसंख्या है जो हमारे पास है। तो जो बीच का पीरियड है, एक वो समय जिसकी जनसंख्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक वो समय जिसकी जनसंख्या हमारे पास ऑलरेडी है। इन दोनों के जो बीच का समय है उस पीरियड में क्षेत्र में नेचुरल इंक्रीज की स्थिति क्या रही। अब नेचुरल इंक्रीज की स्थिति की हम बात करें उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि नेचुरल इंक्रीज से हमारा तात्पर्य क्या है, हम क्या समझते हैं प्राकृतिक वृद्धि से। प्राकृतिक वृद्धि में हम प्रवास को शामिल नहीं करते, ठीक है। प्राकृतिक वृद्धि से मतलब है कि किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय में जो जन्म और मृत्यु का अंतर है वो कितना रहा, उसको हम प्राकृतिक वृद्धि के रूप में देखते हैं। प्राकृतिक वृद्धि अर्थात किसी निश्चित समयावधि में कुल जन्मे एवं कुल मरने वाले व्यक्तियों का अंतर। ये धनात्मक भी हो सकता है, प्राकृतिक जो वृद्धि है ये धनात्मक भी हो सकती है और ये ऋणात्मक भी हो सकती है। यदि जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा है मरने वालों से किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय में, तो फिर ये प्राकृतिक वृद्धि धनात्मक होगी। और यदि जन्म लेने वालों की संख्या से मरने वालों की संख्या ज्यादा है तो नेचुरल इंक्रीज उस क्षेत्र में उस पर्टिकुलर जो समयावधि है उसके अंदर ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो ये तात्पर्य है प्राकृतिक वृद्धि का। बेसिकली जब हम प्राकृतिक वृद्धि को यहां इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहां पर बर्थ माइनस डेथ्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हमने उसी को एक नए रूप में यहां पर रखा है। फिर ये है एनएम। एनएम का मतलब है नेट माइग्रेशन, कुल प्रवास। कुल प्रवास का मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र में जो बाहर से आकर लोग बसे हैं उनकी संख्या और जो लोग क्षेत्र छोड़कर अन्यत्र स्थायी रूप से बस गए उनकी संख्या का अंतर। तो जो नेट माइग्रेशन या शुद्ध प्रवास है वो क्या है, कुल अप्रवासितों एवं प्रवासित व्यक्तियों की संख्या का अंतर, उसे हम नेट माइग्रेशन के रूप में देखते हैं। तो यहां पर जो आधारभूत जनांकीय समीकरण है, बेसिक डेमोग्राफिक इक्वेशन है, इससे हमें साफ पता लगता है कि तीन ऐसे तत्व हैं जो सीधे तौर पे जनसंख्या के आकार को घटा और बढ़ा सकते हैं, सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं। वो है बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, जन्म, मृत्यु और प्रवास। चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो आधारभूत जनांकीय समीकरण है, ठीक है, जिसमें हम जन्म, मृत्यु और प्रवास को शामिल कर रहे हैं, ये प्रत्यक्षतः हमारी जनसंख्या के आकार को प्रभावित करते हैं। इसलिए हम इनको जनसंख्या के तत्व के रूप में पहचानते हैं। इसके अलावा जितने भी दूसरे वेरिएबल्स हैं, साक्षरता हो, शिक्षा का स्तर हो, ठीक है, SC ST पॉपुलेशन का कंपोजिशन हो, धर्म के आधार पर जनसंख्या का कंपोजिशन हो, वर्किंग पॉपुलेशन का प्रपोर्शन हो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे चारित्रिक विशेषताओं के रूप में पहचान रखते हैं।
अब देखिए हम एक एक करके हम ये जो जनसंख्या के 3 तत्व हैं इनको थोड़ा विस्तारित रूप से देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, हम इनको कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यदि अलग अलग विधाएं इस्तेमाल करते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो हम सबसे जो कच्चा तरीका है इनको मापने का उससे शुरुआत करेंगे और धीरे 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 हम जो रिफाइंड वे है, जो परिष्कृत तरीके हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जन्म दर से। देखो हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम किताबों के अंदर एक डेटा पढ़ते हैं CBR, क्रूड बर्थ रेट, है ना। ये बेसिकली अपरिष्कृत तरीका है जन्म दर को मापने का, इसीलिए शब्दावली यूज की गई है क्रूड, है ना। क्रूड का मतलब अपरिष्कृत। आप जानते हो ना जैसे क्रूड ऑयल, अब क्रूड ऑयल को तो हम सीधा गाड़ी में इस्तेमाल करते नहीं है ना। पहले वो रिफाइनरी में जाता है, रिफाइन होता है, उसके बाद वो हमारे गाड़ी के इंजन के कॉम्पिटिबल होता है, उसको यूज करने के लायक वो होता है। इसी तरह ये जो तरीका है किसी भी क्षेत्र की जन्म दर मापने का, ये भी बड़ा कच्चा तरीका है ना। और ये कच्चा क्यों है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये जानते हैं कि ये है क्या। जब हम क्रूड बर्थ रेट की बात करें तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक रेशियो लेते हैं और फिर उसको 1000 से गुणा करते हैं। वो रेशियो क्या है, वो ये कि किसी एक निश्चित वर्ष में कुल जन्मे जीवित बच्चों की संख्या, ठीक है। यहां पर यह बात ध्यान रखने की है कि हम इसके अंदर केवल और केवल जीवित जन्मे बच्चों की संख्या लेंगे। यदि जन्म के समय कोई बेबी मृत ही पैदा हुआ है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो ये जो शब्दावली है इसको हमें भूलना नहीं है। ये जीवित जो जन्मे बच्चों की संख्या है इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर हम सिर्फ जन्म बच्चों की संख्या की बात कर लेंगे और गलती से फिर हम क्या करेंगे, इस आंकड़े को गलत कैलकुलेट कर बैठेंगे, क्योंकि हम इसमें उनको भी शामिल कर लेंगे जिन्होंने जन्म तो लिया है लेकिन जन्म के समय वो बच्चे जीवित नहीं थे। तो ये जो जीवित शब्दावली है ये ध्यान रखना है कि इसको आपको भूलना नहीं है। आपको इसकी जब भी बात हो CBR की तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम इसके अंदर केवल और केवल जीवित जन्मे बच्चों को शामिल करते हैं और ये किसी निश्चित समयावधि के लिए होता है। जब हम कैलकुलेट करते हैं CBR तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हम कौन से समय के लिए कर रहे हैं। किसी निश्चित क्षेत्र के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, किसी निश्चित समयावधि के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। हम इसके अंदर भाग किसका देते हैं, उसी वर्ष की कुल माध्य जनसंख्या, उसी वर्ष की, है ना, कुल माध्य जनसंख्या। तो हम ये जो टोटल मीन पॉपुलेशन से इसको डिवाइड कर रहे हैं यहां पर, और फिर हम उसको क्या करते हैं 1000 से गुणा कर देते हैं तो क्रूड बर्थ रेट निकल के आ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको क्रूड क्यों कहते हैं, अपरिष्कृत क्यों कहते हैं। तो उस पर यदि थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हमने ऊपर एक्चुअल इंसिडेंस लिया है, अर्थात हमने ऊपर उन्हीं बच्चों की संख्या ली है जो जीवित जन्म जिन्होंने लिया है। लेकिन आप नीचे ध्यान दें, हमने कुल माध्य जनसंख्या ली है। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि मातृत्व शक्ति पूरी जनसंख्या के पास में नहीं होती है, ठीक है। मातृत्व शक्ति जो है वो केवल और केवल निश्चित आयु वर्ग की महिलाओं के पास होती है, ठीक है। अब उसके अंदर आप बच्चों को अलग कर दीजिए, ठीक है, उसमें आप जो वृद्ध समूह है उसको अलग कर दीजिए, पुरुषों को अलग कर दीजिए, तो एक निश्चित वर्ग बचता है जिसके पास में मातृत्व क्षमता होती है, ठीक है। वही बेसिकली एक्चुअल में जो बर्थ दी जाती है वही उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, वो समूह इन्वॉल्व होता है। लेकिन हम यहां क्या ले रहे हैं, कुल माध्य जनसंख्या। तो यदि हम कुल माध्य जनसंख्या के ऊपर यदि मान लो जन्म दरें निकालने की कोशिश करेंगे तो वो परिष्कृत तरीका कैसे हो सकता है, ठीक है। और यही कारण है कि इसे हम क्रूड बर्थ रेट के रूप में जानते हैं, अपरिष्कृत जन्म दर के रूप में जानते हैं। अब देखो धीरे धीरे हम देखेंगे कि कैसे हम ये जो
जन्म दरें मापने का तरीका है इसको और परिष्कृत करते हैं, ठीक है, इसको और स्टैंडर्डाइज करते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद जब हम बात करते हैं तो अगला जो तरीका है वो है जनरल फर्टिलिटी रेट्स, ठीक है। तो जब हम सामान्य उत्पादकता दर की बात करते हैं तो यहां जो समझने वाली बात है, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमने यहां पर जो अंश है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है। न्यूमरेटर हमारा जो है उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। आप देखिए किसी एक निश्चित वर्ष में जन्मे कुल जीवित बच्चों की संख्या एग्जैक्टली ये सेम है जैसा हमने सीबीआर में लिया था, क्रूड बर्थ रेट में लिया था, ठीक है। तो जीएफआर में बदलता क्या है, क्या चेंज है, वो ये है कि यहां पर हम कुल माध्य जनसंख्या ना लेकर हम यहां पर लेते हैं उसी वर्ष की 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाएं जो हैं उनकी माध्य जनसंख्या, क्योंकि ये जो 15 से 49 वर्ष है ये आयु जो है ये उत्पादकता काल है, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन पीरियड है किसी भी महिला का। तो यहां पर केवल और केवल उन्हीं महिलाओं की माध्य जनसंख्या को लिया जा रहा है जो इस आयु वर्ग में आती है। तो निश्चित रूप से जो क्रूड बर्थ रेट है उससे जनरल फर्टिलिटी रेट जो है वो ज्यादा परिष्कृत तरीका है किसी भी क्षेत्र की जन्म दरों को मापने का, ठीक है। अब यहां पर हमें एक बात समझ में आ गई कि हमने यहां पर कुल जीवित जन्मे बच्चों को लिया, ठीक है, और उसके साथ साथ में हमने किन महिलाओं को लिया, केवल वही महिलाएं जो उत्पादकता काल में हैं, जो रिप्रोडक्टिव पीरियड में हैं, बस उन्हीं को शामिल लिया। तो लाइव बर्थ्स हमने ली, यहां पे लाइव बर्थ्स हमने सीबीआर में भी ली थी, लेकिन सीबीआर में हमने यहां पर कुल माध्य जनसंख्या ली थी और हम जानते हैं कि सारी की सारी जनसंख्या रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती, उत्पादकता में भाग नहीं लेती, केवल और केवल इसी आयु वर्ग की महिलाएं ही रिप्रोडक्शन में भाग लेती है। और यहां पर इस डेटा को परिष्कृत किया गया है, इस फॉर्मूले को परिष्कृत किया गया है, इसीलिए ये फॉर्मूला हमारे पिछले जो तरीका है जन्म दर को मापने का उससे ज्यादा बेहतर है। अब देखिए हम थोड़ा और परिष्कृत जो तरीके हैं, है ना, जन्म दरों को मापने, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स। एज स्पेसिफिक मतलब आयु विशिष्ट। अब यहां सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये आयु विशिष्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप किसी क्षेत्र में, किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित क्षेत्र में आप केवल और केवल 19 वर्ष की माताओं को ही संदर्भ में लेते हैं, बस उन्हीं के संदर्भ में केवल जन्म दरों को कैलकुलेट करते हैं, फिर 20 वर्ष लेते हैं, फिर 21 वर्ष लेते हैं, फिर 22 वर्ष लेते हैं। ऐसे करते 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 आप जो है वो सारी उन महिलाओं के सेक्शंस को शामिल करते हैं जो उत्पादकता काल में आती है, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि हम ये जो रिप्रोडक्टिव स्पान वाला काल है इसको क्या करते हैं, क्लासेस में बांट लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा 15 से 20 वर्ष की जो महिलाएं जो उस निश्चित समय में बच्चों को जन्म दे रही हैं, ठीक है, हम केवल उन्हीं की बच्चों के जो बच्चे जन्म हुए हैं उनकी संख्या को लें और साथ में हम उसका संदर्भ जो है उसकी जनसंख्या भी केवल वही ले जो उसी आयु वर्ग में है, ठीक है। तो हम जैसे 15 से 20 साल का एक क्लास ले सकते हैं, 20 से 25 साल की दूसरी क्लास ले सकते हैं, 25 से 30 साल की तीसरी क्लास ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको आयु विशिष्टता को वर्ष दर वर्ष ले सकते हैं। हम छोटे छोटे जो पीरियड्स हैं हम उनकी क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है ना, ये बहुत अच्छे से हमें समझ में आनी जरूरी है क्योंकि इसी के ऊपर निर्भर है टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल उत्पादकता दर, इसी पे निर्भर है एनआरआर, नेट रिप्रोडक्टिव रेट। तो यदि हमें ये समझ में नहीं आएगा तो हमें वो भी समझ में नहीं आएंगी। तो इसे थोड़ा सा
एक बार ध्यान देना है कि आयु विशिष्ट उत्पादकता दर जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसमें देखो हम न्यूमरेटर में या अंश में क्या लेते हैं, किसी एक निश्चित वर्ष में, है ना, हमने टाइम पीरियड क्या लिया है, निश्चित वर्ष, कोई भी निश्चित वर्ष हो सकता है, ठीक है, उसको हमने यहां पे ये रेफरेंस का हमारा समय है, ठीक है। विशिष्ट आयु, विशिष्ट आयु जैसे मैंने आपसे भी बताया था, केवल 20 वर्ष की महिलाओं को ले लें, केवल 21 वर्ष की महिलाओं को ले लें, केवल 48 वर्ष की महिलाओं को ले लें, तो यह है विशिष्ट आयु। अथवा आयु वर्ग, है ना, आयु वर्ग में जैसे हमने लिया 5-5 का इंटरवल ले लिया ना, 5 वर्ष का, तो जैसे हमने लिया 15, तो 15 प्लस 5 अर्थात 20, है ना, तो 15 से 20, 20 से 25, इस तरह से हम आयु वर्ग ले सकते हैं। इन महिलाओं के जन्मे जीवित बच्चों की संख्या, है ना, या यूं कहें जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने ऊपर क्या लिया है, अंश में क्या लिया है, हमने केवल और केवल उन्हीं जीवित जन्मे बच्चों की संख्या ली है जो पर्टिकुलर एज, विशिष्ट आयु, या पर्टिकुलर एज ग्रुप की महिलाओं ने जिनको जन्म दिया है, केवल उनको शामिल किया है, ठीक है। और हम डिनोमिनेटर में या हर में किसको शामिल कर रहे हैं, उसी वर्ष की, क्योंकि जो वर्ष हमने लिया है ना, जो निश्चित वर्ष लिया है, उसी वर्ष की कुल विशिष्ट आयु अथवा आयु वर्ग की महिलाओं की माध्य जनसंख्या, ठीक है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए कि आपने अपने रेफरेंस के लिए आपने स्थान जो चुना अध्ययन का वो सीकर जिला है, ठीक है। आपने वर्ष लिया 2024-25, है ना, तो जो निश्चित वर्ष है वो आपका 2024-25 है, ठीक है। इस एक वर्ष में सीकर जिले में मान लो कि 15 से 20 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं, उन्होंने कुल कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया है उसको आपने ऊपर लिया है। मैंने क्या कहा, 15 से 20 वर्ष की आयु वाली महिलाओं ने जिन जीवित बच्चों को जन्म दिया है उनकी संख्या हमने ऊपर ली है। तो नीचे हम उसी वर्ष सीकर में उसी आयु वर्ग अर्थात 15 से 20 वर्ष, उसी आयु वर्ग की कुल जो महिलाएं हैं उनकी माध्य जनसंख्या लेंगे, ठीक है। ये होती है आयु विशिष्ट उत्पादकता दर, इसे कहते हैं हम एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अब जैसे मान लो आप यदि इसको एज बाय एज निकालोगे, तो जैसे मान लो आपने निकाला फॉर द एज ऑफ 15, है ना, 15 साल की आयु की जो माताएं हैं उन्होंने किसी निश्चित वर्ष में किसी निश्चित क्षेत्र में कितने बच्चों को जन्म दिया, और 15 साल की जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनकी कुल माध्य जनसंख्या उस क्षेत्र में उस पर्टिकुलर वर्ष में। तो ये एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी हो जाएगी केवल और केवल 15 वर्ष की महिलाओं के लिए। ऐसे ही फिर आप 16 वर्ष की महिला के लिए निकालोगे, 17 वर्ष की महिला के लिए निकालोगे, 18 वर्ष की महिलाओं के लिए निकालोगे, ऐसे करते 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 आप 49 वर्ष की महिलाओं तक कैलकुलेट करोगे, जो हमारा उत्पादकता काल है। उस सब की जो आयु की महिलाएं हैं उनको आपने शामिल किया। अब यदि आप आयु वर्ग लेते हो, तो जैसे आयु विशिष्ट उत्पादकता दर, सबसे पहले आप मान लो 15 से 20 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए निकाल रहे हो, तो किसी एक निश्चित पीरियड में किसी निश्चित समय में केवल इसी उम्र की महिलाओं ने कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया उनकी संख्या ऊपर आएगी, और उसी वर्ग की महिलाओं की कुल माध्य जनसंख्या उस वर्ष उस क्षेत्र में कितनी थी वो नीचे आएगा। तो हर एक आयु वर्ग के लिए अपनी विशिष्ट आयु विशिष्ट उत्पादकता दर होगी। अब मैं समझता हूं शायद ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब कि किसी एक क्षेत्र में यदि आप आयु विशिष्ट उत्पादकता दर निकाल रहे हो, है ना, तो ये कई होंगी, है ना, हर एक आयु के लिए अलग अलग हो सकती है, हर एक आयु वर्ग के लिए अलग अलग हो सकती है। अब देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि जब हमें कुल उत्पादकता दर निकालनी हो तो हमें कुछ नहीं करना, आपने जो किसी क्षेत्र में
किसी निश्चित वर्ष में जो आयु विशिष्ट उत्पादकता दरें कैलकुलेट की है उन सब को जोड़ दीजिए, उन सब का समीशन कर दीजिए, तो आपकी कुल उत्पादकता दर आ जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको उन सब का जोड़ करना है। ये देखिए समीशन ASFR, यदि आप उन सबको जोड़ दोगे तो उस क्षेत्र की आयु विशिष्ट उत्पादकता दरों को जोड़कर हम उस क्षेत्र की टोटल फर्टिलिटी रेट किसी निश्चित समय के लिए निकाल सकते हैं, किसी निश्चित वर्ष के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है टोटल फर्टिलिटी रेट। ये कई बार हम देखते हैं ना, जैसे आपने भारत की न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी देखी होगी, है ना, तो उसमें लिखा हुआ है ना कि फला वर्ष तक हम TFR को 2.1 तक ले आएंगे, है ना, ऐसे टारगेट फिक्स किए हुए हैं ना। तो हमें पहली बात तो इन चीजों को समझने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि TFR है क्या, इसका मायना क्या है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम उस आंकड़े को रटेंगे, और एक बार हमें ये समझ में आ जाएगा तो फिर हमें वो आंकड़ा रटना नहीं पड़ेगा। अब टोटल फर्टिलिटी रेट है क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी आपने पिछली स्लाइड में आयु विशिष्ट उत्पादकता दर को पढ़ा, ठीक है। अब उस आयु विशिष्ट उत्पादकता दर की पर यदि आप ध्यान दो तो जैसे सीकर जिले में हमने मान लो 2024-25 के लिए सारी की सारी आयु विशिष्ट उत्पादकता दरें कैलकुलेट कर ली। यदि आप वर्षवार कर रहे हैं तो हम 15 वर्ष की महिलाओं से लेके और 49 वर्ष की महिलाओं के लिए ये सारे आंकड़े कैलकुलेट हमने कर लिए, है ना। और यदि आप आयु वर्ग लेते हो तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, है ना। इन सारे आयु वर्ग के लिए हमने अलग अलग आयु विशिष्ट उत्पादकता दरें निकाल ली। अब देखो, आप थोड़ा सा सोचो कि यदि हम इन सबको जोड़ रहे हैं और उससे यदि टोटल फर्टिलिटी रेट निकल कर आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कुल उत्पादकता दरें ये इंगित करती है कि किसी भी क्षेत्र में किसी निश्चित समय में वहां की महिलाएं अपने उत्पादकता काल में कुल कितने बच्चों को जन्म दे रही है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि TFR का जो आंकड़ा है वो आता है, मान लीजिए 1.5 का मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र में एक महिला अपने उत्पादकता काल में 1.5 बच्चों को जन्म देती है। अब आपके दिमाग में आएगा ये 1.5 बच्चे कैसे हो सकते हैं। अरे भाई, दो महिलाएं यदि मिलकर अपने उत्पादकता काल में 3 बच्चों को जन्म देती है, ठीक है, अब हम उसका औसत निकालेंगे तो 1.5 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये डेटा पॉइंट्स में आता है। हम भी जानते हैं कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जन्म लेता है तो एक इकाई जुड़ती है। ठीक है, तो यहां पर हमें ये समझना है कि ये जो आंकड़ा पॉइंटों में आता है उसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लो कि ये आंकड़ा आया 2.1 किसी क्षेत्र के, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.1 का मतलब हुआ कि एक महिला 2.1 बच्चे को जन्म दे रही है, तो 10 महिलाएं जो हैं वो 21 बच्चों को जन्म दे रही हैं। ठीक है, ऐसे हमें इसको समझना है। हम इसकी जो किताबी भाषा है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि कुल उत्पादकता दर क्या प्रदर्शित करती है अपने संपूर्ण प्रजनन काल में। अब ये संपूर्ण प्रजनन काल जो है वो क्या है, 15 से 49 वर्ष। अपने संपूर्ण प्रजनन काल में एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है ना, एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, ये आंकड़ा जो है ये टोटल फर्टिलिटी रेट या कुल उत्पादकता दर को दर्शाता है। जब TFR का मान 2.1 होता है ना, ध्यान दीजिएगा 2.1, ठीक है, 2 नहीं है, 2.1, तब हम इसको क्या करते हैं, प्रतिस्थापन दर की संज्ञा देते हैं, है ना। हम इसको रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं, उस समय प्रतिस्थापन दर बोलते हैं। तो जब किसी क्षेत्र में 2FR 2.1 पहुंच जाती है तो हम ये कहते हैं कि भाई इस क्षेत्र में जो जन्म दरें हैं वो प्रतिस्थापन दर पे है, रिप्लेसमेंट रेट पे है। अब ये समझते हैं कि ये रिप्लेसमेंट रेट से क्या मतलब है ना। और अगला सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए, why 2.1, why not 2, है ना।
हम रिप्लेसमेंट जो रेट है उसको 2 क्यों नहीं लेते, 2.1 क्यों लेते हैं? क्योंकि एक कपल जिसमें एक महिला और एक पुरुष है, वो मिलकर यदि 2 बच्चों को जन्म दे रहे हैं तो फिर तो ये 2 आना चाहिए रिप्लेसमेंट रेट। फिर ये 2.5 क्यों आता है, सॉरी 2.1 क्यों आता है ना? तो ये सवाल हमारे जहन में आना चाहिए कि भाई हम रिप्लेसमेंट रेट जो है उसके लिए TFR की वैल्यू 2.1 क्यों लेते हैं, है ना? ये सवाल हमारे जहन में उठना चाहिए, है ना? तो देखिए किसी भी जनसंख्या में क्या आप सोचते हो कि प्रजनन काल में जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी की सारी बच्चों को जन्म देती है? ऐसा नहीं होता ना। कुछ महिलाएं स्वैच्छिक रूप से अविवाहित रहना पसंद करती है या बच्चे पैदा करना पसंद नहीं करती। कुछ महिलाओं में किसी प्रकार की कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है ना? वो इनफर्टाइल हो सकती है, ठीक है, अनुत्पादक हो सकती हैं। कुछ केस में ये हो सकता है जैसे मान लो कि महिलाएं साधुत्व ग्रहण कर ले, है ना? या मान लीजिए कि किसी समाज में कोई महिला जो है उसकी शादी हुई और वो विडो हो गई और रीमैरिज नहीं हो रही। तो कई कारण हो सकते हैं जिससे महिला प्रजनन काल में होकर भी और बच्चों को जन्म नहीं दे रही है, ठीक है। उन्हीं को संज्ञान में रखकर और ये अध्ययन के द्वारा ये तय किया गया कि यदि किसी क्षेत्र में 10 जोड़े, है ना, 10 जोड़े मिलकर यदि 21 बच्चों को जन्म देते हैं तो वो रिप्लेसमेंट लेवल के बराबर है। तो हमने यहां पर क्या किया, हर 10 जोड़े पर एक एक्स्ट्रा बच्चा जोड़ा, क्योंकि एक जोड़ा यदि 2 बच्चों को जन्म देता है, इसका मतलब एक मदर और फादर ने मिलकर और दो बच्चों को जन्म दे दिया, तो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि यही रिप्लेसमेंट रेट होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुछ महिलाएं अपने प्रजनन काल में भी बेबी प्रोडक्शन में भाग नहीं लेती, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट का तो मतलब ये हुआ ना कि आज जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो नेक्स्ट जनरेशन में यूं की यूं रिप्लेस हो रही है, तो रिप्लेसमेंट में तो वो भी शामिल होंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, 10 जोड़ों के ऊपर एक अतिरिक्त बच्चा जोड़ते हैं, अर्थात 10 जोड़ों के 21 बच्चे जब होंगे तब हम कहेंगे रिप्लेसमेंट रेट है। अब ये 10 जोड़े हैं, उसमें महिलाएं तो 10 ही है ना, 10 तो पुरुष हैं। तो 10 महिलाओं के जब 21 बच्चे हो रहे हैं तब हम कह रहे हैं कि ये रिप्लेसमेंट रेट है। इसका मतलब एक महिला के कितने बच्चे होने पर हम रिप्लेसमेंट रेट उसको घोषित करते हैं, 2.1, है ना। इस तरह से ये आंकड़ा 2.1 लिया जाता है। इसका पता हमें होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, भारत की जनसंख्या पढ़ते हैं, वहाँ पर हम TFR के आंकड़े पढ़ते हैं कि भारत में इस राज्य में TFR का आंकड़ा ये है, इस राज्य में TFR का आंकड़ा ये है, ठीक है। हम उन आंकड़ों को मगअप करते हैं, रटते हैं उनको। क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं होती कि ये TFR क्या है। हम जैसे राजस्थान का भूगोल करें या हरियाणा का भूगोल का अध्ययन करें और वहाँ का जो पॉपुलेशन का चैप्टर पढ़ें तो भी यही स्थिति होती है। लेकिन अब जब हम इसको समझ गए हैं, अब ये आंकड़ा हमारे सामने आता है, तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि इस आंकड़े का महत्व क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और फिर हम उन आंकड़ों को रटेंगे नहीं बल्कि हम उनको याद करेंगे। इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। यदि आप भूगोल के कॉन्सेप्ट जानते हैं तो किसी भी प्रदेश का जो अध्ययन है वो आपके लिए चुटकियों का खेल है। अब देखो, एक और तरीका है जन्म दरें मापने का, ये TFR से भी ज्यादा परिष्कृत है ना। उसका भी एक तरह से मान लो कि स्टैंडर्डाइजेशन किया, तब NRR, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, या यूं कहें कि कुल उत्पादकता दर जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। कुल उत्पादकता दर भी आयु विशिष्ट उत्पादकता दरों का योग ही है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर हम लोग करते हैं, और वो अंतर क्या है वो मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद में हम जो स्लाइड की बात है उसकी बात करेंगे। देखिए, आपने अभी टोटल फर्टिलिटी रेट किया मेरे साथ, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट में हमने जब आयु विशिष्ट उत्पादकता दरें निकाली तो हमने क्या किया, किसी विशिष्ट आयु या आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके जो कुल कितने बच्चे जन्म हुए किसी निश्चित समय में, उसको हमने लिया था, ठीक है। हमने वहां पर चाहे बच्चा पुरुष हो महिला हो सबको शामिल किया था,
ठीक है। और हमने उसके डिनोमिनेटर में, हर में हमने उसी आयु या आयु वर्ग की महिलाओं की माध्य जनसंख्या ली थी उस निश्चित वर्ष में। ठीक है, यहां पर हम थोड़ा सा इसमें परिवर्तन देखते हैं। जब हम नेट रिप्रोडक्टिव रेट निकालते हैं, एनआरआर कैलकुलेट करते हैं, कुल उत्पादकता दर निकालते हैं, तो हम सभी बच्चों की संख्या नहीं लेते हैं। हम किसी निश्चित आयु या आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय में उनके द्वारा जन्म दी गई केवल और केवल बच्चियों की संख्या को शामिल करते हैं, है ना। हम इसमें मेल चाइल्ड को शामिल नहीं करते। रीजन क्या है कि एक मातृत्व शक्ति जो है वो एक बच्ची के रूप में ही मातृत्व शक्ति को रिप्लेस करती है, प्रतिस्थापित करती है। ठीक है, इसलिए जब हम एनआरआर कैलकुलेट करते हैं तो हम केवल और केवल महिला बच्चों के जन्म को ही कंसीडर करते हैं। दूसरी बात कि हमने वहां पर जब हर में किसी आयु, विशिष्ट आयु या विशिष्ट आयु वर्ग की महिलाओं की माध्य जनसंख्या ली थी, तो सारी महिलाएं ली थी जो उस आयु या आयु वर्ग में है ना। उनको भी लिया जो विवाह जिन्होंने नहीं किया, उनको भी लिया जिन्होंने साधुत्व ग्रहण कर लिया, उनको भी लिया जो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, सबको लिया। लेकिन हम यहां पर केवल और केवल उनको लेते हैं जो वास्तव में रिप्रोडक्टिव एज में बेबी प्रोड्यूस करती है, केवल उनको शामिल किया। तो ये अंतर यहां देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए जब हम एनआरआर 1 होती है तो हम उसको कहते हैं कि ये प्रतिस्थापन दर है। क्या कहते हैं? जैसे टीएफआर जब 2.1 होती है तो हम उसको रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं। एनआरआर जब 1 होती है तो हम उसको रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं। क्यों कहते हैं? हम इसका अभिप्राय यह है कि एक मातृत्व शक्ति ने एक मातृत्व शक्ति से अपने आप को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कि साहब हमने इसमें वहां हमने 2.1 लिया था तो यहां हमने 1.5 क्यों नहीं लिया, या 1.05 क्यों नहीं लिया, या 1.1 क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो उसका सीधा सीधा कारण है कि इसके अंदर हम उन महिलाओं को शामिल ही नहीं करते जो रिप्रोडक्टिव एज में बेबी प्रोड्यूस नहीं करती। इसलिए एनआरआर जो है वो जब 1 होती है तो वो प्रतिस्थापन दर के बराबर होती है। देखिए, कुल उत्पादकता दर यह प्रदर्शित करती है कि अपने संपूर्ण प्रजनन काल में, है ना, जो 15 से जो 49 वर्ष की आयु होती है एक महिला की, अपने संपूर्ण प्रजनन काल में एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म देगी, और यहां केवल महिला बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, यहां केवल और केवल महिला बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, तो जहां केवल महिला शिशुओं के जन्म को अंश में लिया जाता, केवल महिला शिशु, है ना। हम इसके अंदर जो पुरुष बच्चे हैं, है ना, मेल चाइल्ड हैं, उनको हम शामिल नहीं करते, या यूं कहें कि हम केवल और केवल मातृत्व शक्ति को ही इसमें शामिल करते हैं। तो हमने अंश में क्या परिवर्तन किया? अंश में हमने केवल महिला शिशु लिए, पुरुष शिशु नहीं लिए। हमें बच्चों के बजाय शिशु शब्द यहां इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम तो 1 वर्ष के लिए ले रहे हैं। जब तक बच्चा अपना पहला जन्मदिन नहीं मनाता तब तक हम उसको शिशु के रूप में पहचान है उसकी। ठीक है, उसके बाद हम उसको चाइल्ड सेक्शन में रखते हैं। ठीक है, तथा हर में उन्हीं महिलाओं की जनसंख्या ली जाती है जो कि वास्तव में प्रजनन क्रिया में शामिल हो। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि टीएफआर और एनआरआर में क्या अंतर है। ठीक है, अब मैं देखो इसको आपको पुनः थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं और मैं आपको एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो है उसको दोबारा दिखाता हूं। ये देखो, इस एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी को जब हमने जोड़ा था, है ना, तो टीएफआर आई थी ना। अब हम जब एनआरआर निकालेंगे तो क्या परिवर्तन हम लोग यहां पर करेंगे, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। हमने इसके अंदर 1 मिनट,
हमने इसमें एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के अंदर हमने क्या किया था, एक निश्चित वर्ष में विशिष्ट आयु अथवा आयु वर्ग की महिलाओं के जन्मे जीवित बच्चों की संख्या ली थी। ठीक है ना, जब हमने टीएफआर के लिए इसको आपस में जोड़ा था। यहां पर जब हम एनआरआर कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान देना है बच्चों कि हम यहां पर सारे के सारे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या नहीं लेंगे, केवल महिला बच्चों की संख्या लेंगे, केवल जो महिला शिशु है उनकी संख्या लेंगे। एक तो ये परिवर्तन करना है हमें। टीएफआर निकालते वक्त हम यही करेंगे, है ना, टोटल फर्टिलिटी निकालते वक्त हम यही लेंगे, लेकिन एनआरआर निकालते वक्त हम यहां पर केवल और केवल महिला शिशु जो बच्चों का जन्म हुआ है केवल उनकी संख्या को लेंगे। नीचे हम क्या परिवर्तन करेंगे कि उसी वर्ष की कुल विशिष्ट आयु अथवा आयु वर्ग की महिलाओं की माध्य जनसंख्या नहीं लेंगे हम, ये तो हम टीएफआर में लेंगे, एनआरआर में हम इसको यूं नहीं लेंगे। हम केवल उन्हीं महिलाओं की संख्या लेंगे जो वास्तव में प्रजनन में शामिल है। ठीक है, तो ये दो चेंज हम आयु विशिष्ट उत्पादकता दर में करेंगे और फिर जब उसको जोड़ेंगे तो हमारी नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो निकलकर सामने आ जाएगी, हम एनआरआर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एनआरआर का मान जब 1 होता है, ठीक है, जब एनआरआर का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, तब हम क्या कहते हैं, उसको प्रतिस्थापन दर कहते हैं, हम उसको रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। तो अब शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि टीएफआर जो है वो जब 2.1 होती है तब हम उसको प्रतिस्थापन दर या रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया। और जब एनआरआर 1 होती है तब हम इसको रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, प्रतिस्थापन दर कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मृत्यु दर की। ठीक है, तो आपने देखा कि जन्म दर को हमने किस किस रूप में नापा, हमने उसको कैलकुलेट किया अपरिष्कृत जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट। फिर हमने उसमें और थोड़ा परिष्करण किया, है ना, कुल माध्य जनसंख्या नहीं ली, बल्कि उसकी जगह हमने केवल और केवल रिप्रोडक्टिव स्पान में जो महिलाएं हैं केवल उनको जब रेफरेंस में लिया तो हमने जनरल फर्टिलिटी रेट निकाली, जीएफआर। फिर हमने आयु विशिष्ट उत्पादकता दरें निकाली। आयु विशिष्ट उत्पादकता दरों को जब हम जोड़ते हैं तो टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे सामने आ जाती है। आयु विशिष्ट उत्पादकता दरों में यदि हम कुल बच्चों की बजाय यदि केवल महिला शिशुओं के जन्म को शामिल करें और नीचे रिप्रोडक्टिव स्पान की कुल माध्य जनसंख्या, महिलाओं की कुल माध्य जनसंख्या ना लेकर केवल उन्हीं महिलाओं को शामिल करें जो वास्तव में प्रजनन में भाग ले रही हैं, ठीक है, ये परिवर्तन करें और फिर इस एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को यदि हम जोड़ दें तो एनआरआर निकल जाता है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट निकल जाती है। तो ये तो बात थी जन्म दरों की। अब हम बात करते हैं मृत्यु दर की। ठीक है, तो मृत्यु दर को जो मापने का जो सबसे कच्चा तरीका है, जो सबसे क्रूड मेथड है, वो है क्रूड डेथ रेट, सीडीआर, है ना। ये सबसे अपरिष्कृत और सबसे सरलतम तरीका है किसी भी क्षेत्र में किसी निश्चित समय में मृत्यु दरों को मापने का, और ये बहुत सरल है। हम जो क्रूड डेथ रेट है कैसे निकालते हैं, किसी एक निश्चित वर्ष में कुल मरने वालों की संख्या, है ना, और उसी वर्ष में उसी क्षेत्र की कुल माध्य जनसंख्या, और उसको जब हम 1000 से गुणा कर देते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, क्रूड डेथ रेट निकल के सामने आ जाती है। ठीक है, तो हमने यहां पर ध्यान दीजिए कि हमने यहां पर क्या क्या लिया है, हमने यहां पर लिया है एक कुल मरने वालों की संख्या किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित वर्ष में, ठीक है, और उसी वर्ष उसी क्षेत्र की कुल माध्य जनसंख्या। ठीक है, तो यदि हम ये कैलकुलेट करेंगे, उसको हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमारी जो है क्रूड डेथ रेट निकल के सामने आ जाएगी। अब देखिए इसको थोड़ा और परिष्कृत रूप में देखें, है ना, तो है आयु विशिष्ट मृत्यु दर, है ना। अभी हमने क्या देखा था, हमने देखी थी अपरिष्कृत मृत्यु दर, अब हम आयु विशिष्ट मृत्यु दर कर रहे हैं। तो ठीक जैसे हमने आयु विशिष्ट उत्पादकता दरें निकाली थी ना, अर्थात या तो हम किसी विशिष्ट आयु की बात करें या आयु वर्ग की बात करें, ठीक है, उस तरीके से यदि हम कैलकुलेट करें
तो वो आयु विशिष्ट मृत्यु दर निकल के सामने आ जाती है। चलिए सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दें इसके फॉर्मूले पे। ये देखिए यहां पर ये दो लिमिट्स हैं, n और x, ठीक है। ये थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें, ये हमारे काम आएगा अभी, है ना, ठीक है। अब यहां पर mnx का मतलब क्या है, देखो आयु विशिष्ट मृत्यु दर। ये क्या बताती है हमें, आयु विशिष्ट मृत्यु दर, ठीक है। ये जो dnx है, ये है किसी एक निश्चित वर्ष में किसी विशिष्ट आयु वर्ग, है ना। तो ये x से लेकर x प्लस n तक कुछ भी हो सकता है। मान लो ये आप लेते हो x 10 लेते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस, और मान लीजिए आप 5 का अंतराल लेना चाहते हो 5, तो ये क्या बनेगा, ये वर्ग कौन सा बनेगा, 10 से 15, है ना, ये वर्ग बनेगा, ठीक है। तो किसी एक निश्चित वर्ष में विशिष्ट आयु वर्ग के मरने वाले व्यक्तियों की संख्या। आप चाहो तो इसमें आयु वर्ग ना लेके आयु विशिष्ट भी ले सकते हो, लेकिन प्रचलन में आयु वर्ग लेना है। जन्म दरों के अंदर हम विशिष्ट आयु भी लेते हैं, आयु वर्ग भी लेते हैं, ठीक है। यहां पर भी हम विशिष्ट आयु भी ले सकते हैं, आयु वर्ग भी ले सकते हैं। तो ये डेथ्स हो गई, है ना। और ये PNX क्या है, ठीक है, ये है किसी एक निश्चित वर्ष में उसी विशिष्ट आयु वर्ग की माध्य जनसंख्या। क्लियर। तो बेटा यहां पर देखो, आपने देखा होगा कि जब आप MNX कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना, ये आयु विशिष्ट मृत्यु दरें हैं। तो ये बेसिकली जो n और x, ये जो लिमिट्स हैं, ये विशिष्ट आयु वर्ग को संबोधित करने के लिए है ना, विशिष्ट आयु वर्ग को संबोधित करने के लिए ये लिमिट्स हैं। जैसे आयु वर्ग जो हो सकता है वो 0 से 10 वर्ष हो सकता है, 10 से 20 वर्ष हो सकता है, 20 से 30 वर्ष हो सकता है, 30 से 40 वर्ष हो सकता है, ऐसे करके अलग अलग आयु वर्ग हो सकते हैं। तो ये लिमिट्स उन आयु वर्ग की तरफ संकेत करती हैं, ठीक है। तो हम जब जिस आयु वर्ग के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं आयु विशिष्ट मृत्यु दर, हम क्या करेंगे, यहां पर उसी आयु वर्ग, वही आयु वर्ग, देखो लिमिट सेम रहेगी nx, उसी आयु वर्ग के कुल कितने लोग मरे हैं, है ना, किसी निश्चित वर्ष में किसी निश्चित क्षेत्र में, उसको ऊपर लेंगे। मतलब डेथ्स को हमने ऊपर लिया, बस इतना ध्यान रखा कि डेथ्स केवल और केवल वही मृत्यु ली जो उस विशिष्ट आयु वर्ग से संबंधित है किसी निश्चित वर्ष में किसी निश्चित क्षेत्र में। और हमने नीचे जो कुल माध्य जनसंख्या ली है वो भी केवल और केवल उसी आयु वर्ग के लिए है, और हमने इसको क्या किया है, 1000 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो मोटा मोटी यदि आप देखो मोटे तौर पे, तो आयु विशिष्ट मृत्यु दरें जो है, ठीक है, वो जिस प्रकार से हम आयु विशिष्ट उत्पादकता दरें निकालते हैं, ठीक उसी तर्ज पर हम आयु विशिष्ट मृत्यु दर जो है उसका परिकलन करते हैं, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं समझता हूं शायद ये समझ में आ गया होगा। तो मृत्यु दर में हमने सबसे पहले किया CDR, क्रूड डेथ रेट, और उसके बाद ये है आयु विशिष्ट मृत्यु दर। अब हम इसमें आगे चलते हैं। देखो अगला है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर को समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि एक इन्फेंट या एक शिशु जो है उससे हमारा क्या अभिप्राय है। शिशु हम किसे कहेंगे? तो देखो, जिस बच्चे ने जब तक अपना पहला बर्थडे नहीं मनाया तब तक वो शिशु है, ठीक है। जैसे ही वो अपने फर्स्ट बर्थडे के दिन जब वो अपना 1 साल जीवन का पूरा कर लेता है तो फिर वो बाल वर्ग में शामिल हो जाता है, ठीक है। वो फिर चाइल्ड होगा ना कि इन्फेंट, है ना। वो फिर बच्चा हो जाता है ना कि शिशु, है ना। तो हम यहां केवल और केवल शिशु मृत्यु दर की बात कर रहे हैं। शिशु मृत्यु दर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो किसी भी समाज में जो शिशु होते हैं, ठीक है, यदि उस समाज में खाने पीने का स्तर अच्छा है, शिक्षा का स्तर अच्छा है,
सैनिटेशन का स्तर अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़िया है, तो एक स्वस्थ माँ जो है वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और उसकी सर्वाइवल रेट अच्छी होगी। ठीक है, और यदि किसी क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर ये सारी स्थितियां खराब हैं। ठीक है, तो ये जो हम जो तरीके जन्म और मृत्यु दर निकालने के इस्तेमाल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। तो देखिए, जब हम IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं, तो देखिए हम क्या थे, किसी एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित वर्ष में, है ना, हमने क्या बात की, किसी एक क्षेत्र निश्चित क्षेत्र में और निश्चित वर्ष में, मतलब क्षेत्र निश्चित, समयावधि निश्चित, है ना, वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु के मरने वाले शिशुओं की संख्या, है ना, 1 वर्ष से कम। जिस दिन वो अपना पहला बर्थडे मना लेगा फिर वो शिशु नहीं होगा। ठीक है ना, चाइल्ड डेथ रेट अलग से निकाली जाती है ना। हम यहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकाल रहे हैं, केवल और केवल हम शिशु मृत्यु दर कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, और यही प्रचलन में है। फिर हम इसमें हर में क्या लेते हैं, उसी जिस वर्ष जिस क्षेत्र के लिए हमने ऊपर आंकड़ा लिया है, उसी वर्ष के लिए, उसी क्षेत्र के लिए कुल जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। तो ध्यान रखना बेटा, शिशु मृत्यु दर जो है वो इस रेफरेंस में निकाली जाती है कि उस क्षेत्र में, उस पीरियड में कुल कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया और उनमें से कितने शिशुअवस्था में ही मर गए, और हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों कहा, क्योंकि हम डेथ किसकी ले रहे हैं, ओनली इन्फेंट्स, हम केवल और केवल शिशुओं की मृत्यु को शामिल कर रहे हैं, इसलिए हम इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के रूप में जानते हैं। और ये एक बहुत सशक्त एक चर है, एक वेरिएबल है किसी भी क्षेत्र के विकास के स्तर को मोटे तौर पे जानने का। ठीक है, तो हमने ये तीसरा तरीका देखा मृत्यु दरों को कैलकुलेट करने का। अब देखिए चौथा एक और तरीका देखते हैं, वो है मातृ मृत्यु दर, या यूं कहें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR। ठीक है, अब देखिए एक महिला जब किसी बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, तो हम समाज में भी ये चीज देखते हैं कि बहुत सारी बार महिलाएं जब बच्चे को जन्म देती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिस समाज के अंदर जैसे मान लो महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं, ठीक है, उनको टाइम पे हेल्थ फैसिलिटीज की एक्सेस नहीं मिलती, ठीक है, तो अक्सर ये घटनाएं वहां पर ज्यादा देखने को मिलती है, बजाय ऐसे समाज में जहां पर महिलाओं का अच्छा पोषण होता है और उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है। ठीक है, तो ये भी डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है किसी भी क्षेत्र में। पर अभी हमें ये चीज जाननी जरूरी है कि हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर कौन सी मृत्यु को शामिल करेंगे। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए देखो, इसको बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। आप थोड़ा सा यहां पे यदि ध्यान देंगे तो मैं आपका ध्यान आकर्षण करूंगा। ये देखिए कि किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित वर्ष में प्रसव के दौरान, एक एक शब्द पे गौर करिएगा, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी, प्रसव के दौरान से 42 दिन, ध्यान रखना ये साइंटिफिक तौर पे लिए गए टाइम पीरियड है ना, यही लिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब जगह जब हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट निकालते हैं। ठीक है, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में ये ध्यान रखना है कि हम कौन सी मृत्यु को शामिल कर रहे हैं, इसलिए पहले मैं डीपी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। ठीक है, 42 दिनों की अवधि तक, है ना, प्रसव के दौरान से, मतलब या तो बच्चा जन्म देते वक्त या जन्म देने के बाद 42 दिनों के भीतर, है ना, अवधि तक प्रसव अथवा गर्भधारण के कारण माताओं की मृत्यु हो जाए तो उसको इसमें शामिल किया जाता है।
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि उसी पीरियड में कोई एक्सीडेंट हो गया और महिला की मृत्यु हो गई, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मृत्यु का समय प्रसव से लेकर और 42 दिनों तक, प्रसव के बाद 42 दिनों तक। मृत्यु का कारण या तो प्रसव या गर्भधारण से संबंधित कोई समस्या, बस उन्हीं मृत्यु को शामिल करते हैं। ठीक है, केवल वही डेथ्स इसमें शामिल की जाती है ना, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी इसमें ध्यान देने वाली बात है वो है 15 से 49 वर्ष की विवाहित महिलाओं की संख्या ही रेफरेंस में ली जाती है ना, क्योंकि हो सकता है कि ये आज के तारीख में जो बहुत ज्यादा अग्रणी देश है उनके लिए ये इतना महत्व ना रखे, लेकिन भारत के संदर्भ में हम निश्चित रूप से विवाहित महिलाओं को ही शामिल करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव स्पान है उसके अंदर वही महिलाएं बच्चों को जन्म देती है जो विवाहित होती है ना। अपवाद देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इन जनरल ऐसा ही देखने को मिलता है। इसीलिए लिया है कि 15 से 49 वर्ष की विवाहित महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो दो एस्पेक्ट्स हैं जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एक, हम उन महिलाओं की मृत्यु शामिल करेंगे जो प्रसव के दौरान मर गई या प्रसव के बाद 42 दिनों के भीतर भीतर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण या तो प्रसव है और या गर्भधारण। ठीक है, प्रेगनेंसी या डिलीवरी, इसके कारण से, इसके किसी कॉम्प्लिकेशन से यदि डेथ हो रही है, उस डेथ को शामिल करेंगे। ठीक है, तो और रेफरेंस में केवल और केवल उन महिलाओं को लेंगे जो रिप्रोडक्टिव स्पान में है 15 से 49 वर्ष। ठीक है, और विवाहित है, केवल उनको शामिल करेंगे बस, है ना। तो अब देखते हैं कि हम ये फॉर्मूला क्या है जब हम मातृत्व मृत्यु दर निकालते हैं, एमएमआर। ठीक है, तो एमएमआर किसके बराबर है? पहला देखिए, ये है डीपी। डीपी क्या है? ये बेसिकली वो संख्या है, उन माताओं की मृत्यु की संख्या है जो प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद 42 दिन के भीतर भीतर किसी निश्चित क्षेत्र में, निश्चित वर्ष में मृत्यु का शिकार हो गई, और उनके मृत्यु का कारण क्या रहा? या तो प्रसव और या गर्भधारण, है ना। तो ऊपर आ गई डेथ। कौन सी डेथ? ये हमने बात कर ली। नीचे जो है एम, ठीक है, ये क्या है? ये वो जनसंख्या है जो केवल और केवल उन महिलाओं से संबंधित है जो महिलाएं प्रजनन काल में हैं और विवाहित हैं। ठीक है, तो 15 से 49 वर्ष की विवाहित महिलाओं की संख्या उसी वर्ष की, ठीक है, उसी वर्ष की जिस वर्ष के लिए हमने डेथ्स कैलकुलेट की है ना, उसी वर्ष की और उसी क्षेत्र के लिए। और हम इसको गुणा किससे करेंगे? 1 लाख से। ये देखिए, किससे गुणा करेंगे? 1 लाख से। अब यहां पर देखा कि हमने जब क्रूड बर्थ रेट निकाली तो भी 1000 से गुणा किया। हमने क्रूड बर्थ रेट के बाद जब जनरल फर्टिलिटी रेट निकाली तो भी 1000 से गुणा किया। हमने जब एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स निकाली तो भी 1000 से गुणा किया। हमने जब क्रूड डेथ रेट निकाली तो भी 1000 से ही गुणा किया था। हमने जब एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स निकाली तो भी 1000 से ही गुणा किया था। हमने जब इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट निकाली तो भी 1000 से ही गुणा किया था। तो फिर यहां 1 लाख क्यों? ठीक है, क्या हम इसको 1000 पे कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रचलन में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको 1000 में कैलकुलेट करेंगे तो आंकड़ा बहुत छोटा आ जाएगा, बहुत पॉइंटों में आ जाएगा, और हम उसमें होने वाले परिवर्तनों को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इसी कारण हम इसको 1 लाख के संदर्भ में, रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं, ना कि 100 या 1000 के। ठीक है, तो बेसिकली ये केवल और केवल हमारी सहूलियत के लिए है, ताकि हम ज्यादा सुंदर तरीके से बदलावों को इंटरप्रेट कर सकें, बदलावों को बहुत सुंदर तरीके से हम लोग समझा सकें। ठीक है, तो यही कारण है कि हम
एमएमआर का परिकलन 1 लाख विवाहित महिलाओं की संख्या पर लेते हैं, और ये वो महिलाएं हैं जो प्रजनन काल में है, जो 15 से 49 वर्ग के आयु वर्ग में है। तो इस प्रकार से ये सारे वो तरीके हैं जिनसे हम मृत्यु दरें निकाल सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने अलग अलग तरीके से जन्म दरें निकालना सीखी, वैसे ही हमने अलग अलग तरीकों से मृत्यु दरें निकालना सीखी। हमने क्रूड डेथ रेट की बात की, हमने एज स्पेसिफिक डेथ रेट की बात की, हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात की, है ना, आईएमआर की बात की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, हमने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स की बात की। और अब हम तीसरे कंपोनेंट की तरफ जाते हैं जो जनसंख्या के आकार को सीधे तौर पे प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है, और वो है प्रवास। प्रवास या माइग्रेशन की बात करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि प्रवास बेसिकली है क्या। सबसे पहले तो हम मोटे तौर पे देखेंगे कि प्रवास कहें किसको। यदि हम भारतीय सेंसस की बात करें तो 2 डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंस, है ना, कि निवास स्थान जो है उसका स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, और उस स्थायी परिवर्तन में एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री क्रॉस होनी चाहिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री रेवेन्यू विलेज की ही क्यों ना हो, राजस्व ग्राम की ही क्यों ना हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री क्रॉस होनी चाहिए। यदि वो नहीं है तो फिर वो संचलन है, वो स्थानीय संचलन है, लोकल मूव है, वो माइग्रेशन नहीं है। क्लियर? तो पहला एस्पेक्ट परमानेंट चेंज इन रेजिडेंस। अब परमानेंट चेंज किसको कहेंगे, है ना, अलग अलग देशों में ये रेफरेंस पीरियड जो है ये अलग अलग लिया जा सकता है और जाता भी है। भारतीय सेंसस जो है वो इसको 6 महीने का पीरियड कहता है। इसका मतलब जैसे मान लो आप गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर, और मान लीजिए कि आप 1.5 महीने के लिए मान लीजिए कि आप कुल्लू मनाली चले गए, ठीक है, ये माइग्रेशन नहीं है, ये केवल और केवल मूवमेंट है, संचलन है बस, ये माइग्रेशन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री क्रॉस हुई है लेकिन परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंस नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए भारतीय सेंसस में जो टाइम पीरियड है दैट इज 6 मंथ्स, वो 6 महीने का है। तो आप समझ गए कि प्रवास की संज्ञा हम कब देंगे? ऐसा संचलन, प्रवास में संचलन तो है ही है, वो ऐसा संचलन जिसमें कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए आवास का स्थायी परिवर्तन हो, वो है प्रवास। ठीक है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्रवास भी जन्म दर और मृत्यु दरों की तरह जनसंख्या का एक तत्व है। ठीक है, एक पॉपुलेशन कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्षतः है किसी भी क्षेत्र की किसी निश्चित समय में जो जनसंख्या की साइज है, जो आकार है, उसको प्रभावित करता है, सीधे तौर पर प्रभावित करता है। लेकिन ये जन्म दरों और मृत्यु दरों से कई मायनों में भिन्न है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो जन्म दर और मृत्यु दर है ना, ये दोनों की दोनों जो है ये बायोलॉजिकल वेरिएबल्स है। ये क्या है? ये बायोलॉजिकल वेरिएबल्स। ठीक है, ये जैविक चर हैं दोनों के दोनों। ठीक है, जन्म की घटना ले लो या मृत्यु की घटना ले लो, है ना, दोनों की दोनों क्या है? बायोलॉजिकल इंसिडेंस है, इसलिए ये जैविक चर है। प्रवास जैविक चर नहीं है। प्रवास जो है वो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक अनेकों कारकों से प्रभावित होता है, अनेकों कारकों से। ठीक है, हम जानते हैं ना लोग प्रवासित क्यों होते हैं। हो सकता है राजनीतिक अस्थिरता उसका कारण हो। कई बार देखते हैं ना हम कि किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता यदि पैदा होती है तो वहां के लोग जो हैं वो अन्य देशों में शरण लेते हैं, प्रवासित हो जाते हैं।
सॉरी, ठीक है। इसके सामाजिक कारण हो सकते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र मिल जाएंगे जहाँ पे जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर हो सकता है कि जो जातीय जड़ताएं हैं वो बहुत ज़्यादा हों, और यदि मान लो वो समुदाय थोड़ा पढ़ लिख ले और वो थोड़ा ज़्यादा खुली ज़िंदगी जीना चाहे तो वो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर वाले अर्बन सेंटर्स की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। आर्थिक कारण बहुत कॉमन है ना। सामाजिक कारकों में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है विवाह, है ना। विवाह के बाद जो स्त्री है वो अपने पिता के घर को छोड़कर और अपने ससुराल जो है माइग्रेट होती है। वो माइग्रेशन एक गांव से दूसरे गांव भी हो सकता है, वो माइग्रेशन लंबी दूरी का भी हो सकता है ना। और विवाह जो है वो एक सामाजिक संस्था है ना। आर्थिक कारक, आप देखते हो कि आपके आसपास बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे मिल जाएंगे जो मूलतः आर्थिक कारणों के कारण प्रवासित हुए हैं, है ना। ज्यादा कमाई के अवसर उनको मिल जाएं, या मान लो वो अनएम्प्लॉयड हों और उनको कहीं अन्यत्र एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, है ना, उसके लिए भी लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे कारक हो सकते हैं। कई बार ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऐसी होती है, जैसे आपने देखा कि जब एनसीआर का प्रोजेक्ट आया, ठीक है, तो उसमें यही तो ऑब्जेक्टिव था कि दिल्ली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है पॉपुलेशन का, है ना। तो उसको क्या करना है, उस प्रेशर को थोड़ा डाइल्यूट करना है। तो आसपास सैटेलाइट टाउन्स जो हैं वो डेवलप किए गए, है ना। फरीदाबाद है ना, गुड़गांव है, नोएडा है, ठीक है। और लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो उन क्षेत्रों में शिफ्ट करें, उद्योगों को, ऑफिसेस को, लोगों को, ठीक है, ताकि दिल्ली के ऊपर जो प्रेशर है उसको थोड़ा सा नियंत्रित किया जा सके, पॉपुलेशन प्रेशर को। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं प्रवास के। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि प्रवास जनसंख्या का एक तत्व तो है, पर वो जन्म दर और मृत्यु दरों की तरह जैविक चर ना होकर, ठीक है, वो कई प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक आदि कारकों से प्रभावित है, ठीक है। अब देखिए, हम प्रवास की यदि आगे बात करें तो जो बात अभी हमने की थी प्रवास के बारे में, जो एलिमेंट्री बातें हमने की थी कि प्रवास है क्या, है ना, एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच सबसे पहला एस्पेक्ट, है ना। एक ज्योग्राफिकल यूनिट से आप मूव करके दूसरी ज्योग्राफिकल यूनिट में जा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर क्रॉसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, आप प्रशासनिक सीमा पार कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें डेटा प्रशासनिक सीमाओं के अंतर्गत मिलते हैं, ठीक है। एक प्रकार का भौगोलिक अथवा स्थानिक संचलन है। अब प्रवास में ये तो होगा नहीं कि आप यहां से उड़कर वहां चले गए, है ना, आप एक स्थान से मूव करके दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो बताइए, ये ज्योग्राफिकल या स्पाशियल मूव है या नहीं है, ये भौगोलिक या स्थानिक संचलन की श्रेणी में आता है, ठीक है, जिसमें सामान्यतः उत्पत्ति क्षेत्र से गंतव्य क्षेत्र को आवास का परिवर्तन पाया जाता है। अर्थात आप अपने मूल स्थान को छोड़कर, है ना, जो आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन है उसको छोड़कर और आप किसी डेस्टिनेशन को चुनते हो, किसी अन्यत्र स्थान को चुनते हो, है ना। और ये परिवर्तन जो है ये अल्पकालिक नहीं है, ये स्थायी है। और इसके स्थायी होने का मतलब है कि भारतीय सेंसस के हिसाब से ये कम से कम 6 महीने का है ना। इस प्रकार का प्रवास स्थायी होता है। परमानेंट चेंज इन रेजिडेंस, जो डेफिनेशन में शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, परमानेंट चेंज इन रेजिडेंस, है ना, आवास में स्थायी परिवर्तन, जिसमें आवास में स्थायी परिवर्तन की दिशा शामिल की जाती है। ये है प्रवास की परिभाषा। प्रवास कहते किसे हैं, ठीक है। अब देखो, इस यहां पर आपको ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज है। देखिए, जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज है,
ठीक है, ये प्रशासनिक सीमा है। क्लियर? अब देखिए, यहां से कोई व्यक्ति चलकर यहां पर प्रवासित हो गया। मैंने शब्द यूज किया है प्रवासित, क्यों? क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री क्रॉस हुई है और वो 6 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए गया है, अर्थात उसके आवास में स्थायी परिवर्तन है, तो हम इसको प्रवास की संज्ञा देंगे। ठीक है, यदि वो यहां से चलकर और यहां आकर बस जाएगा तो भी हम उसको प्रवास कहेंगे। डिस्टेंस मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री क्रॉस हुई या नहीं हुई। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण है कि एक परिवार यहां रहता था और ये यहां से अब यहां आकर बस गया, स्थायी तौर पे बस गया, है ना, स्थायी तौर पे बस गया, 6 महीने से अधिक के लिए ये संचलित हुआ है, फिर भी ये प्रवास नहीं है, ये स्थानीय संचलन है। ये स्थानीय संचलन क्यों है? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रशासनिक जो सीमा है उसका बदलाव नहीं, उसको क्रॉस नहीं किया, है ना। एक ही प्रशासनिक इकाई में, जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है भारत में, रेवेन्यू विलेज है, राजस्व ग्राम, एक ही प्रशासनिक इकाई में वो एक स्थान से दूसरे स्थान गया है। जैसे मान लीजिए कि हमारे किसी रेवेन्यू विलेज में, मान लीजिए कि पहले आप गांव के जो एक गट्टा होता है बीच में जिसके चारों तरफ घर होते हैं वहां रहते थे और आपका खेत जो है 5 किलोमीटर दूर था उसी गांव में। अब आपने क्या किया, खेत में घर बना लिया और खेत में शिफ्ट हो गए, प्रशासनिक सीमा तो चेंज नहीं हुई ना, तो ये प्रवास की श्रेणी में नहीं आएगा, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम स्थानीय संचलन कहेंगे। ये दूरी कितनी भी हो, दूरी से कोई मतलब नहीं है, यहां से एक व्यक्ति चल के और यहां आकर स्थायी तौर पे बस गया, ठीक है, लेकिन ये उसी प्रशासनिक इकाई में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाके बसा है, इसलिए हम इसको स्थानीय संचलन कहेंगे, हम इसको प्रवास नहीं कहेंगे। यहां पर वो क्या कर रहा है, एक प्रशासनिक इकाई से दूसरी प्रशासनिक इकाई में आकर बस रहा है, प्रशासनिक सीमा यहां पर क्रॉस हो रही है, इसीलिए हम इसको माइग्रेशन की संज्ञा देंगे, हम इसको प्रवास की संज्ञा देंगे। ठीक है, अब जब हम प्रवास के प्रकार की बात करें, हालांकि वैसे देखा जाए तो प्रवास के प्रकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो 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 इसका एक मोटा मोटा वर्गीकरण है उसको हम देखें तो प्रवास 2 तरह का हो सकता है। एक, किसी भी राजनीतिक इकाई के भीतर भीतर, मैंने शब्दावली यूज की है राजनीतिक इकाई, है ना, पॉलिटिकल यूनिट, मैंने प्रशासनिक इकाई शब्दावली इस्तेमाल नहीं की है, ध्यान रखना, है ना। किसी भी राजनीतिक इकाई के अंदर अंदर जब आप एक प्रशासनिक इकाई से दूसरी प्रशासनिक इकाई को स्थायी रूप से अपने आवास का परिवर्तन करते हो तो वो प्रवास है और उसको देंगे हम आंतरिक प्रवास की संज्ञा। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, आंतरिक प्रवास कहेंगे। अब जैसे मान लो आप किसी एक तहसील में रहते हो, एक गांव में, तहसील का एक गांव है उसमें रहते हो, उसी तहसील के आप दूसरे गांव में मान लीजिए प्रवासित हो गए स्थायी तौर पे, आंतरिक प्रवास का उदाहरण है। गांव से गांव आप माइग्रेट हुए हो, ठीक है, आप उसी जिले में अन्यत्र किसी दूसरी तहसील में किसी और गांव में जाकर बस गए तो भी वो रूरल टू रूरल माइग्रेशन है ना, और वो भी परमानेंट चेंज इन रेजिडेंस है। आप किसी एक गांव से अन्यत्र किसी दूसरे गांव में चले गए, दूसरे स्टेट में चले गए, तो भी ये रूरल टू रूरल माइग्रेशन तो है। हालांकि ये अलग बात है कि ये इंटर स्टेट माइग्रेशन का उदाहरण भी हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जब आप एक जिले से दूसरे जिले में आपने प्रवास का उदाहरण देखा, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास का उदाहरण देखा। अब ये सारा का सारा जो प्रवास के उदाहरण आप देख रहे हो, ये किसी एक निश्चित राजनीतिक सीमा के भीतर भीतर हो रहा है ना, ये आंतरिक प्रवास की श्रेणी में आते हैं, है ना, इंटरनल माइग्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे,
है ना। जैसे भारत के संदर्भ में यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी भी भाग से भारत के अन्यत्र किसी भाग में जाकर बस जाए, वो इंटरनल माइग्रेशन है, वो आंतरिक प्रवास है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस नहीं हुई है। वो गांव से गांव का प्रवास हो सकता है, वो गांव से शहर का प्रवास हो सकता है, एक तहसील से दूसरी तहसील में हो सकता है, एक जिले से दूसरे जिले में हो सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में हो सकता है। कई तरह के आंतरिक प्रवास संभव है। इस आंतरिक प्रवास में जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, सपोज मैंने उदाहरण लिया, सीकर से कोई फैमिली माइग्रेट हुई और वो जयपुर जाके बस गई, ठीक है। तो जयपुर के लिए वो क्या होंगे, इन माइग्रेंट्स होंगे, जयपुर के लिए वो अप्रवासी होंगे, क्योंकि वहां पर जाके वो लोग बसे हैं। और सीकर के लिए वो क्या होंगे, सीकर के लिए वो होंगे आउट माइग्रेंट्स। क्या होंगे सीकर के लिए, वो आउट माइग्रेंट्स होंगे, है ना, वो प्रवासी होंगे। सीकर से वो छोड़ के चले गए, आउट माइग्रेंट्स। जयपुर जाके बस गए तो जयपुर के रेफरेंस में क्या होंगे, इन माइग्रेशन होगा, इन माइग्रेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। आंतरिक प्रवास में ये शब्दावलियां इस्तेमाल की जाती है जब प्रवास में परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस हो, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की श्रेणी में लेंगे, इंटरनेशनल माइग्रेशन, है ना। जैसे मान लो कि हमारे यहां का कोई व्यक्ति जो है वो सपोज इटली जाके बस गया, है ना, या अमेरिका जाके बस गया, या मान लीजिए कि नेपाल का कोई व्यक्ति भारत आके बस गया। ये सब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के उदाहरण है, इंटरनेशनल माइग्रेशन के उदाहरण है। यहां पर हिंदी में तो शब्दावलियां वही इस्तेमाल करते हैं जो हम इंटरनल माइग्रेशन में यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ध्यान रखना, हम जो अप्रवासी हैं उनके लिए शब्दावली यूज करते हैं इमिग्रेंट, और उस प्रोसेस को कहते हैं इमिग्रेशन। इसीलिए आपने देखा होगा ना कि जब एयरपोर्ट पे हम देखते हैं, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सपोज किसी यूरोपियन कंट्री से आया, किसी भी देश से आया दुनिया में, तो उसको पहले इमिग्रेशन चेक के थ्रू गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और उसके पास यदि वीजा है तो वो प्रवेश कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, अनटिल और अनलेस हमारी उस देश के साथ में कोई इस तरह की संधि नहीं हुई। जैसे हमें नेपाल के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये उससे कहते हैं इमिग्रेशन चेक, है ना। तो यदि कोई व्यक्ति मान ली भारत के अलावा दुनिया के किसी भी देश का है और वो भारत में आके स्थायी तौर पे बस जाता है, तो वो भारत के लिए हो गया इमिग्रेंट। क्या हो गया, इमिग्रेंट। और यदि भारत का कोई व्यक्ति जो है वो भारत छोड़कर अन्यत्र किसी देश में, दुनिया के किसी भी देश में स्थायी तौर पे यदि जाके बस जाए, ठीक है, तो उस केस में हम उसको कहेंगे एमिग्रेंट। हमारे लिए वो क्या हो गया, एमिग्रेंट। और जिस देश में जाकर बसा है उस देश के लिए क्या हो गया, इमिग्रेंट, है ना। तो इन शब्दावलियों को बहुत ध्यान से यूज करना है बेटे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के केस में हम अंग्रेजी में ये शब्दावलियां इस्तेमाल करेंगे, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, है ना। और इंटरनल माइग्रेशन अर्थात आंतरिक प्रवास के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जो शब्दावलियां इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने फोकस किया है पॉपुलेशन कंपोनेंट्स के ऊपर। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। यहाँ पर हम केवल और केवल जो बेसिक फंडामेंट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बारे में डिटेल में आपको हमारे जो आने वाले लेक्चर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर और बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। आप सब लोगों ने धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।